नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए नेशनल पेंशन स्कीम मतलब कि एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज है जिसका नाम है राजऋषि श्रृंखला। राजऋषि श्रृंखला चतुर्थ आज हम करने वाले हैं। इससे पहले 3 सीरीज है एनपीएस पर आधारित हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, ASO, OS, UDC, NVS, KVS, NCT conducted by UPSC and limited departmental examinations, limited departmental competitive examinations। तो साथियों देखते हैं राजऋषि श्रृंखला चतुर्थ का पहला क्वेश्चन। 61. If the subscriber chooses to exit NPS voluntarily before attaining the age of 60 years or retirement, what is the minimum subscription period required by the corporate as per the national pension rules? यदि ग्राहक 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले स्वेच्छा से एनपीएस से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, मतलब कि छोड़ना चाहता है, तो राष्ट्रीय पेंशन नियमों के अनुसार कॉरपोरेट द्वारा आवश्यक न्यूनतम सदस्यता अवधि क्या है? मतलब कि कॉरपोरेट सब्सक्राइबर है तो उसके लिए मिनिमम कितने समय तक उसको रहना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद में वो छोड़ सकता है 60 साल की उम्र से पहले या रिटायरमेंट से पहले। देख लेते हैं ऑप्शन। 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 10 ईयर्स। 10 साल की आपको सब्सक्रिप्शन रखनी पड़ेगी। कॉरपोरेट सेक्टर का कोई एम्प्लॉई है तो 10 साल तक उसको सब्सक्रिप्शन रखना पड़ेगा, और 10 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद में वो स्वेच्छा से छोड़ सकता है, मतलब कि 60 साल की उम्र से पहले या सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले ही वो एग्जिट कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 10 ईयर्स। 62. What is the quantum of accumulated pension wealth paid to the nominees oblique legal heirs of a corporate NPS subscriber if he dies before attaining the age of 60 years? यदि एक कॉर्पोरेट ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो जाती है तो एनपीएस ग्राहक के नामित कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्तियों को भुगतान की गई संचित पेंशन राशि की मात्रा क्या होगी? मतलब कि 60 साल से पहले कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है या उत्तराधिकारी है उनको कितने प्रतिशत जो अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ है उसका मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 50% ऑफ अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ फंड, बी 60% ऑफ अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ फंड, सी 80% ऑफ अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ फंड, और डी है एंटायर अमाउंट ऑफ अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ फंड। क्या मिल जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा डी, एंटायर अमाउंट ऑफ एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ। मतलब कि कोई कर्मचारी है वो 60 साल की उम्र होने से पहले ही डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होने के बाद में उसके उत्तराधिकारी है, नॉमिनीज है या लीगल हेयर्स है, उनको एनपीएस का सब्सक्रिप्शन का जो टोटल अमाउंट इकट्ठा हुआ था, अकुमुलेट हुआ था, उसको अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ बोल रहे हैं। तो कितना मिलेगा? यहाँ पर कंडीशन है वो कर्मचारी किसका है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, तो कितनी अमाउंट उसको मिल जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एंटायर अमाउंट ऑफ एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ फंड। मतलब कि जितना भी उसको इकट्ठा हुआ है वो सारा मिल जाएगा, और इस तरीके से सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। देख लेते क्वेश्चन नंबर 63। इफ द नॉमिनेशन इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द एनपीएस कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर बिफोर डेथ, what are the documents required for the family members to claim the accumulated pension wealth? यदि मृत्यु से पहले एनपीएस कॉर्पोरेट ग्राहक द्वारा नामांकन पंजीकृत नहीं किया गया है तो संचित पेंशन धन का दावा करने के लिए परिवार के सदस्यों के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है? मतलब कि उसने नॉमिनेशन का कोई फॉर्म नहीं भरा या नॉमिनेशन वो नहीं कर पाया, तो अब उसकी डेथ भी हो गई है, एनपीएस कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है, नॉमिनेशन वो रजिस्टर नहीं कर पाया है, तो जो उसके लीगल हेयर है या उसके उत्तराधिकारी है उनको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जिससे कि जो पेंशन वेल्थ इकट्ठा हुआ था वो मिल सके उनको? देख लेते ऑप्शन। एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटी, बी एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिविंग डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड ऑफिसर। नेक्स्ट ऑप्शन है ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वीएओ, डी लीगल हेयर सर्टिफिकेट,
ऑब्लिक सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। सही उत्तर हो जाएगा डी, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, ये सही उत्तर हो जाएगा। या तो लीगल हेयर उत्तराधिकार का कोई सर्टिफिकेट हो, या जो सामान्य उत्तराधिकार के उत्तराधिकारी कौन होगा उसका सर्टिफिकेट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और अगर वो उसने कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है, उसने नॉमिनेशन नहीं करवाया, रजिस्टर नहीं कर पाया, तो ये डॉक्यूमेंट दे करके जो भी अकोमुलेटेड पेंशन वेल्थ है वो दे करके और उसके उत्तराधिकारी है या डिपेंडेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड एज फॉर एग्जिट बाय ए स्वावलंबन सब्सक्राइबर? स्वावलंबन ग्राहक द्वारा बाहर निकलने के लिए निर्धारित आयु क्या है? मतलब कि स्वावलंबन सब्सक्राइबर है तो वो कब छोड़ सकता है एनपीएस को, कितनी एज के बाद में छोड़ सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 58 ईयर्स ऑन सुपर एनुएशन, 60 ईयर्स, डी 55 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 60 ईयर्स। कोई भी कर्मचारी हैं या दूसरे कोई भी एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एज का निर्धारण किया गया है, 60 ईयर्स के बाद में छोड़ सकते हैं। तो स्वावलंबन सब्सक्राइबर है उनके लिए भी एज क्या रखी गई है? 60 ईयर्स रखी गई है, तब जाकर के वो एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 60 ईयर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। What is the minimum pension to be generated by the annuity purchased by a स्वावलंबन सब्सक्राइबर? स्वावलंबन ग्राहक द्वारा खरीदी गई वार्षिकी से बनने वाली न्यूनतम पेंशन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹1000, ₹1500, ₹1275 और डी है ₹2500। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ₹1000। स्वावलंबन सब्सक्राइबर है, एनपीएस का स्वावलंबन ग्राहक है, तो उसको कम से कम कितनी पेंशन मिलेगी? 1000 रुपये उसको कम से कम पेंशन मिलेगी, उससे कम पेंशन नहीं बन सकती है, क्योंकि वो सब्सक्राइबर कौन से टाइप का है, स्वावलंबन प्रकार के सब्सक्राइबर है, तो कम से कम पेंशन है उसको मिलेगी 1000 रुपये, 1000। करेक्ट आंसर विल बी ए, 1000। Question number 66. If the accumulated pension wealth of the Swavlamban subscriber is equal to or less than a sum of 1 lakh rupees, the subscriber shall have the option to withdraw dash. यदि स्वावलंबन अभिदाता की संचित पेंशन राशि 1 लाख रुपये या उससे कम है तो सब्सक्राइबर के पास ये विकल्प होगा कि डैश वापस निकाल सके। कितनी राशि निकाल सकता है, कौन सा विकल्प होगा? क्योंकि स्वावलंबन सब्सक्राइबर है और उसका अकुमुलेशन है वो 1 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसके पास में क्या विकल्प होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 25% ऑफ द अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ, 50% ऑफ द पेंशन वेल्थ, 75% ऑफ द पेंशन वेल्थ और डी एंटायर पेंशन वेल्थ। सही उत्तर हो जाएगा डी, एंटायर पेंशन वेल्थ। 1 लाख रुपये से कम, 1 लाख रुपये तक या उससे कम है तो उसके पास में विकल्प होगा कि वो जितनी एकुमुलेशन उसका हुआ है उसको वो बाहर निकाल सकता है, उसको वो ले सकता है, उसके बाद में वो किसी भी प्रकार के पेंशन का हकदार नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एंटायर पेंशन वेल्थ। अगला सवाल 67। व्हाट इज द परसेंटेज अलोकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ फॉर परचेज ऑफ एन्युटी इन ए स्वावलंबन सब्सक्राइबर एग्जिट्स बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स? यदि स्वावलंबन अभिदाता 60 वर्ष की आयु से पहले छोड़ देता है, मतलब कि एग्जिट कर जाता है, तो संचित पेंशन धन का कितना प्रतिशत वार्षिकी की खरीद के लिए होना चाहिए? मतलब कि वो छोड़ना चाहता है 60 साल की उम्र होने से पहले, 60 वर्ष की उम्र होने से पहले वो छोड़ना चाहता है, वो एग्जिट करना चाहता है, तो कितना परसेंट उसका रिटेन किया जाएगा, कितने परसेंट उसका रखा जाएगा जिसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो उसकी परसेंट है वो किसके लिए बताई गई है? स्वावलंबन सब्सक्राइबर के लिए बताई गई है। कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर अलग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सब्सक्राइबर अलग होते हैं। स्वावलंबन सब्सक्राइबर है वो 60 वर्ष से पहले एग्जिट करना चाहते हैं, तो कितने परसेंट एन्युटी खरीद करने के लिए रखने होंगे, रिटेन किया जाएगा पेंशन प्रोवाइडर के द्वारा? ऑप्शन देख लेते हैं। 50%, 40%, 80% और डी है 70%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 80%।
80% उसका रिटेन कर लिया जाएगा। जितना भी अकुमुलेशन हुआ है उसको रख लिया जाएगा। जो भी पेंशन प्रोवाइडर है उनके द्वारा, एनपीएस के जो पेंशन प्रोवाइडर है, एनपीएस पेंशन प्रोवाइडर है, उनके द्वारा रिटेन कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, और 20% जो अकुमुलेटेड है उसको दे दिया जाएगा अगर वो छोड़ना चाहता है 60 वर्ष से पहले। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 80%। मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। Within how many days should the withheld amount of pension wealth be paid to the subscriber on conclusion of the departmental or judicial proceedings? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशन बताई गई है, विभागीय या न्यायिक कार्रवाई के समापन पर ग्राहक को पेंशन राशि की रोकी गई राशि का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, विद इन 60 डेज, विद इन 90 डेज, विद इन 45 डेज, और डी है विद इन 30 डेज। करेक्ट आंसर इज बी, विद इन 90 डेज। अगर कोई विभागीय इंक्वायरी चल रही है या न्यायिक कार्रवाई चल रही है जिसकी वजह से उसका पेंशन वेल्थ है वो रोक लिया गया था, तो ये विभागीय या न्यायिक कार्रवाई के समापन होने पर ग्राहक को कितने दिनों के अंदर वो पेंशन वेल्थ जो कि रोका गया था उसको दे देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, विद इन 90 डेज। to question number 69. A partial withdrawal of accumulated pension wealth of the subscriber not exceeding dash of the contributions made by the subscriber is permitted. अभिदाता की संचित पेंशन राशि का आंशिक आहरण किए गए अंशदान से अधिक डैश की अनुमति नहीं है। कितने प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, 15%, 20%, 30%, 25%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 25%। यहाँ पर 25% आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ए पार्शियल विड्रॉल ऑफ अकुमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर इज परमिटेड। मतलब कि अभिदाता की जितनी भी अकुमुलेशन हुआ है उसमें से 25% से अधिक का उसको आहरण करने या विड्रॉ करने की अनुमति नहीं होगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देख लेते हैं नया 70। When is a subscriber permitted a partial withdrawal from pension fund under NPS? एनपीएस के तहत एक ग्राहक को पेंशन फंड से आंशिक निकासी की अनुमति कब होगी। जब एनपीएस लॉन्च हुआ था उस टाइम पर कोई भी निकासी की अनुमति नहीं थी, परंतु बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर एनपीएस से आप अकुमुलेशन से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस के लिए अनुमति होगी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ही शुड हैव बीन इन द एनपीएस एट लीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बी, he should have been in the NPS at least 10 years from the date of joining. C, he should have been in the NPS at least 5 years from the date of joining. और लास्ट ऑप्शन है when he has only 1 year left for retirement. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, he should have been in the NPS at least for a period of 3 years from the date of joining. When is a subscriber permitted a partial withdrawal फ्रॉम पेंशन फंड अंडर एनपीएस? तो कम से कम 3 वर्ष की उसकी सर्विस होनी चाहिए, 3 वर्ष का उसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उससे पहले उसको नहीं मिलेगा। तो कंडीशन रखी गई है कि पार्शियल विड्रॉ करना है तो उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, he should have been in the NPS at least for a period of 3 years from the date of joining. क्वेश्चन देख लेते हैं नया 71। How many times can withdrawal under NPS be allowed during the entire tenure of subscription? सीपीएफ और इसी के साथ में जीपीएफ के तरीके के, जीपीएफ ये दोनों तरीके के अगर कोई सब्सक्राइबर है तो वो विड्रॉ कर सकते थे। एनपीएस से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये नया एक अमेंडमेंट लॉन्च किया है। शुरुआत में इस तरीके के कोई अमेंडमेंट नहीं थे, इस तरीके के कोई प्रावधान रखे नहीं गए थे। परंतु कितनी बार एनपीएस से पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं, कितने टाइम वो कर सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी अर्थ। पूरी सदस्यता अवधि के दौरान कितनी बार एनपीएस के तहत निकासी की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मैक्सिमम ऑफ 6 टाइम्स, ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, ए मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स, ए मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। एनपीएस से निकासी आप 3 बार कर सकते हैं, 3 बार एंटायर सर्विस में या
एंटायर सब्सक्रिप्शन पीरियड में आप पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, कौन-कौन सी कंडीशंस में कर सकते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 72। फॉर विच पर्पज इज विड्रॉल अंडर एनपीएस अलाउड टू ए सब्सक्राइबर? एनपीएस के तहत किस उद्देश्य के लिए अभिदाता को निकासी की अनुमति है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैरिज ऑफ हिज हर चिल्ड्रन, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट, सी हायर एजुकेशन ऑफ हिज हर चिल्ड्रन, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। आप जीपीएफ और सीपीएफ को पढ़ चुके हैं। जीपीएफ और सीपीएफ में भी यही कंडीशन रखी गई थी, अगर बच्चे की शादी होती है तो उसके लिए आप पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं। परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट के लिए भी ये मिल जाता है और हायर एजुकेशन के लिए भी मिल जाता है। तो जीपीएफ सीपीएफ के जैसे ही यहाँ पर एनपीएस में भी नियम बना दिए हैं कि एनपीएस से भी आप पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए कर सकते हैं, परचेज करने के लिए या बनाने के लिए, आवासीय घर बनाने के लिए या फ्लैट खरीदने के लिए, ऐसा आप कर सकते हैं, पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। तो कंडीशंस है वो बहुत आसान कर दी है। एनपीएस है वो जीपीएफ और सीपीएफ के जैसे ही बना दिया गया है। ऑल द अबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है वो अपडेटेड मैनर में मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, जो आपकी सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल 73। Which authority is competent to process a withdrawal from the pension wealth fund under NPS? एनपीएस के तहत पेंशन वेल्थ फंड से निकासी की प्रक्रिया के लिए कौन सा प्राधिकारी सक्षम है? ऑप्शन देख लेते हैं। डीडीओ, प्रिंसिपल पीएओ, सी पीएओ और डी है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ऑब्लिक नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है। ये क्या कर सकते हैं? आपको अनुमति दे सकते हैं पेंशन वेल्थ फंड से आपको निकासी के लिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो अलाउ कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ऑब्लिक नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। Move to question number 74. When is the tier second account automatically closed under NPS? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस तरीके के लड्डू क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। आसान है, परंतु अगर ये आसान क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो आपका चेहरा देखने लायक बनेगा। एनपीएस के तहत टीयर सेकंड खाता स्वतः कब बंद हो जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय द सब्सक्राइबर, at the time of exit of the subscriber from NPS, or C है when the subscriber is on long leave, D when the subscriber is under suspension। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम एनपीएस। जब एनपीएस से टीयर फर्स्ट का, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टीयर फर्स्ट से आप एग्जिट कर गए हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, टीयर सेकंड से भी आप एग्जिट माने जाएंगे, वो खाता क्लोज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट या प्राइमरी अकाउंट कौन सा है, ये टीयर फर्स्ट है और टीयर सेकंड है वो सेकेंडरी है। तो जब प्राइमरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यहाँ से आप निकल गए हैं तो निश्चित रूप से सेकंड है वो भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ एनपीएस से आपका वो लिंक है वो खत्म हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम एनपीएस। क्वेश्चन नंबर 75। Which authority is responsible for processing, authorizing and approving the withdrawal and exit claims lodged by the subscribers under PFRDA National Pension System Trust Regulations 2015? पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट विनियम 2015 के तहत अभिदाताओं द्वारा छोड़ने और निकासी के दावे का प्रसंस्करण, अधिकृत और अनुमोदन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा? मतलब कि पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट रेगुलेशंस एक्ट बना था 2015 में, उसके तहत अगर आप कोई विड्रॉल करना चाहते हैं तो कौन उसको प्रोसेस करेगा, ऑथोराइजेशन करेगा, अप्रूव करेगा, वो अथॉरिटी कौन होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम, एनी अदर इंटरमीडियरी, और सी है एनी एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटी, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। नेशनल पेंशन सिस्टम ये कर सकते हैं पार्ट विड्रॉ के लिए प्रोसेसिंग, ऑथराइजिंग, अप्रूविंग,
साथ में एनी अदर इंटरमीडियरी कोई बनाया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, और एनी एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटी, जो पीएफआरडीए के द्वारा कोई भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है वो भी कर सकते हैं। तो सभी उत्तर है वो सही हो जाएंगे, ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 76। हु विल प्रोवाइड ए मंथली और पीरियोडिकल एन्युटी और पेंशन टू द सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीएस से बाहर निकलने के समय अभिदाता को मासिक या आवधिक वार्षिकी या पेंशन कौन प्रदान करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर एम्पेनल्ड बाय द अथॉरिटी, any insurance company approved by the authority, C public sector funds authority, और डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एनी अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर एम्पेनल्ड बाय द अथॉरिटी, मतलब कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करेंगे, आपको मासिक या आवधिक वार्षिकी या पेंशन फंड है उसे पेंशन प्रदान करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर एम्पेनल्ड बाय द अथॉरिटी। Question number 77. What is the fee fixed for the certificate of empanelment of annuity service providers to be paid under PFRDA, exits and withdrawals under NPS regulations 2015? PFRDA NPS को छोड़ना और निकासी विनियमन 2015 के तहत प्रदाताओं को भुगतान के लिए वार्षिकी सेवा के पैनल के प्रमाण पत्र का निर्धारित शुल्क क्या है? तो अगर पैनल बनाना है तो उसके प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित जो फीस है वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹50,000, ₹1,00,000, ₹75,000, ₹1,00,000 एंड 50,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹1,00,000। वो प्रमाण पत्र है उसको प्रदान करने के लिए फीस रखी गई है, इसके लिए 1,00,000 रुपये फीस रखी गई है। किस चीज के लिए फीस है? द फी फिक्स्ड फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ एनपेनलमेंट ऑफ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, तो ये पेड किया जाएगा, पीएफआरडीए को दिया जाएगा, और ये रूल बनाया गया था पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल्स अंडर एनपीएस रेगुलेशन 2015 में बनाया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹1,00,000। मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। इन हाउ मेनी डेज शुड द एम्पेनलमेंट फी be realized by the authority from the date of sending intimation grant of certificate of empanelment? पैनल में शामिल होने के प्रमाण पत्र की सूचना अनुदान भेजने की तिथि से प्राधिकरण द्वारा कितने दिनों में पैनल शुल्क की वसूली की जानी चाहिए, मतलब कि वो शुल्क है वो कितने दिनों में वसूल किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। विद इन 30 डेज, विद इन 25 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 10 डेज। करेक्ट आंसर विल बी सी, विद इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर ये कार्रवाई है वो हो जानी चाहिए। एनपेनलमेंट का सर्टिफिकेट है वो फीस जमा करनी है वो 15 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, विद इन 15 डेज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 79। हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिजाइड over the meeting of PFRDA in the absence of the chairperson for any reason? किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से पीएफआरडीए की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कौन सक्षम होगा? ऑप्शन है। द चेयरपर्सन कैन नॉमिनेट समवन, एनी सीनियर मोस्ट मेंबर, सी है एनी अदर मेंबर चोजन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट फ्रॉम अमोंगस्ट themselves at the meeting, और डी है none other than the chairperson can be preside over the meeting। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एनी अदर मेंबर चोजन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट फ्रॉम अमंगस्ट themselves एट द मीटिंग, मतलब कि अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उस दिन के लिए उस मीटिंग के लिए चेयरपर्सन है या कौन अध्यक्षता करेगा इसके लिए मेंबर है वो चुनेंगे, और जो मेंबर चुन करके कोई अध्यक्ष बनाएंगे उस मीटिंग के लिए वही वहां पर अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उसका अध्यक्षता करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एनी अदर मेंबर चूजन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ एट द मीटिंग। और साथियों सीरीज चतुर्थ का अंतिम क्वेश्चन है 80। द प्रोविजंस ऑफ पीएफआरडीए एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्कीम्स और फंड्स अंडर। नीचे दी गई स्कीम या फंड पर पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, बी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1948, सी सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1966, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव।
नीचे दी गई स्कीम या फंड पर पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 पर ये लागू नहीं है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1948 पर भी लागू नहीं है और सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1966 पर भी ये लागू नहीं है। तो इन सभी पर पीएफआरडीए एक्ट 2013 है वो लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने राजऋषि सीरीज फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन देख लिया और आज हमने क्वेश्चन किए हैं 20 क्वेश्चंस की सीरीज है वो चल रही है एनपीएस पर आधारित। एनपीएस पर बेस्ड क्वेश्चन से आपको परीक्षाओं में निश्चित रूप से मिलेंगे और ये क्वेश्चन से बिल्कुल अपडेटेड मैनर में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो नवोदय विद्यालय ने एनवीएस सिस्टम यानी कि नवोदय सिस्टम है या एनवीएस स्कीम है आपके सिलेबस में रखा है। तो एनवीएस स्कीम के लिए एक बिल्कुल नई सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसका नाम है धौलागढ़ माता श्रृंखला। धौलागढ़ माता श्रृंखला में हम क्या क्या चीजें चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स और एडमिशन इन जेएनवी। इसके साथ में हाउस सिस्टम, रोल ऑफ एचएमईएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडेमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर पॉलिसी, ये सारे टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं, एनवीएस सिस्टम पर बेस्ड सिलेबस जो रखा गया है उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है धौलागढ़ माता श्रृंखला के लिए। परंतु ये धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो सिर्फ अवेलेबल है मेंबर्स के लिए। अगर आप एनवीएस पर बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ले लीजिए। तो अपने आप को तैयार करिए इन सभी परीक्षाओं के लिए जो कि नवोदय विद्यालय के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।